RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योग्राफी तो आप पढ़ ही रहे हैं, मैं स्पष्ट कर दूं और आपके लिए एक और व्यस्तता वाला टाइम में आपके आगे पेश कर रहा हूं। दोस्तों, अब हमारे द्वारा सप्ताह में आपको 2 सब्जेक्ट मिलेंगे, 2 विषय मिलेंगे। दोस्तों, उन 2 विषयों में आपको एक भूगोल होगा, एक छोटी सी बिटिया हमारी है वो भूगोल बोलती है, लेकिन आप भूगोल नहीं बोलेंगे, भूगोल बोलेंगे। दोस्तों, दूसरा सब्जेक्ट हमारा इतिहास रहेगा, इतिहास रहेगा। अब आप देख रहे होंगे दोस्तों कि वैसे हमारी शादी नहीं हुई, छोटी बिटिया नहीं, वो हमारी बहन है। और दोस्तों बात कर लूँ, वो इस समय बैठी इसलिए बार बार भूगोल बोल रही है। दोस्तों बात करूँ कि इनमें से क्या पढ़ना है, NCERT बेस पर ये दोनों मुझे पढ़ना है। इसके बाद में भी दोस्तों मैं पढ़ाऊंगा NCERT पे, जितना NCERT का मैटर आपके लिए उपयोगी हो सकता है मैं सारा मैटर आपको दूंगा। तो दोस्तों NCERT कहाँ से 6 to 12 तक मेरे चैनल पर आपको मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि मैं भी एक कॉम्पिटिटिव दोस्तों स्टूडेंट हूं, आप भी हमारे साथी हैं, बस जूनियर सीनियर का एक रिश्ता हो सकता है। इन सब में दोस्तों जो मुझे पढ़ना है, मैं अपने प्रिपेयर के लिए दिन रात एक कर रहा हूं, बस वही मैटर मैं आपको दूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि जितना अच्छा ज़्यादा हो सके मैं आपको दूं। और मेरी ऑफलाइन कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग में दोस्तों कोई विशेष अंतर नहीं रहता है। चलिए, तो NCERT बेस पर भूगोल और आपका इतिहास ये मिलता रहेगा दोस्तों। फिर मैं आपसे बात करूं कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार ये जो दिन रहेंगे दोस्तों, सोमवार, मंगलवार, बुधवार ये दिन रहेंगे, ये भूगोल के रहेंगे। कैसे रहेंगे? भूगोल के रहेंगे दोस्तों। बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार ये दिन आपके इतिहास रहेंगे। फिर बोले रविवार सर कहाँ गया? हाँ, रविवार के लिए मैं कोशिश करूँगा कि कोई आपके लिए एक टेक्निकल वीडियो लेके आऊँ, या फिर किसी तरीके से मैं आपसे चर्चा करूँ और कोई योजना बनाऊँ। इस तरीके से मैं बीच बीच में आता रहूँगा। और दोस्तों इनको आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे हमारे द्वारा। लेकिन आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप 2 रजिस्टर ले लीजिए लिखने के लिए। दोस्तों यदि आप लिखते रहेंगे और साथ में मैं नोट्स बनाना भी बताता रहूँगा, लिखते रहेंगे तो ये रहेगा कि मैटर कहीं और आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जाम आए आप पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं जानता हूँ बहुत कीमती समय है, आप सोच रहे होंगे तो बहुत बकबक कर रहे हैं। टाइम ना लेते हुए सीधा मुद्दे पर आते हैं, बात करते हैं। चलिए दोस्तों फिर मैं NCERT दिखाना चाहूँगा और NCERT बेस पर ही दोस्तों मैं पढ़ाऊँगा। ये NCERT की किताब है। इस NCERT में लिखा है हमारे अतीत भाग 1 कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक। 6 से 12 में बता चुका हूँ, मैं आपको देता रहूँगा। इसमें दोस्तों बहुत अच्छी किताबें हैं, मैटर है। इसका जो पहला अध्याय है, क्या, कब, कहाँ और कैसे, मैं सारी नई NCERT आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। इसमें कब, कहाँ, कैसे ये दोस्तों मुझे पढ़ना है। इसके अंदर ये पूरी किताब तो पढ़नी है, लेकिन पूरा मैटर नहीं पढ़ना है कि आपका टाइम ख़राब हो। इसमें दोस्तों मुझे सिर्फ वो लेना है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण है। बाकी दोस्तों मैं आपसे कुछ नहीं कहता, आप वीडियो देखेंगे खुद समझ जाएंगे। और यदि आपके पास NCERT है तो आप NCERT से मिला लीजिए हमारा मैटर। यदि आपके पास NCERT नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, NCERT लेने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे द्वारा दिया गया मैटर ही पर्याप्त है। चलिए दोस्तों, बात करता हूँ कि इंडिया शब्द NCERT में बताया गया है, इंडिया नाम कैसे पड़ा भारत का। दोस्तों इंडिया शब्द बात करूं, इंडिया प्रचलन में दोस्तों कब आया? जब पुर्तगाली यहाँ पर आए तब इसका विकास हुआ। वैसे इंडिया शब्द कहाँ से निकला है और किन लोगों ने कहा है, इस पर बात करूँगा। तो इंडिया शब्द दोस्तों इंड से निकला है। कहाँ? इंडस से निकला है। इंडिया शब्द दोस्तों इंडस से निकला है। इंडस से दोस्तों निकला है इंडिया शब्द, और जिससे संस्कृत भाषा में सिंधु कहते हैं।
संस्कृत भाषा में दोस्तों सिंधु कहते हैं। एक ये पॉइंट, संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? सिंधु कहते हैं। तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसको संस्कृत भाषा में सिंधु कहते हैं। दोस्तों आप नोट कर लेंगे, बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं बात करूं लगभग 2500 वर्ष पुरानी बात। दोस्तों 2500 वर्ष पुरानी बात यदि मैं बात करूं तो उत्तर पश्चिम की ओर से देखिए दोस्तों, ये आपका उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है। तो उत्तर पश्चिम की बात कर रहा हूँ, तो उत्तर पश्चिम अर्थात ये वाली दिशा है। तो अर्थात ये दोस्तों यहाँ से लेंगे हम, तो ये हमारा इस तरीके से दोस्तों क्या बन रहा है, आप समझ गए होंगे, ये हमारा भारत दोस्तों बन रहा है। इस तरीके से ये हमारा भारत बन रहा है। तो ये आपका पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, तो ये उत्तर पश्चिम हो गया। यहाँ से जो लोग आते थे यहाँ पर, तो यहाँ से दोस्तों कुछ एक नदी बहती थी जिसका नाम था सिंधु नदी। जिसका नाम क्या था दोस्तों? सिंधु नदी नाम था। इसी को संस्कृत में सिंधु बोलते थे। और जब यहाँ से यूनानी आए दोस्तों, जब यहाँ पर यूनानी और ईरानी आए तो उन्होंने सिंधु को क्या कहा? इंदु, इंदस, इन नामों से दोस्तों पुकारा। जब इन नामों से दोस्तों पुकारा तो इस नदी के पूर्व वाले क्षेत्र को, जो सिंधु नदी यहाँ से मैंने बताई, इस नदी के पूर्व वाले क्षेत्र को अर्थात ये मैदानी भाग को दोस्तों, मैदानी भाग को इंडिया के नाम से, या इंडिया नहीं इंदोस के नाम से, हिंदोस या इंडोस, कौन नाम से? हिंदोस या इंडोस के नाम से दोस्तों पुकारा। तो आप समझ गए होंगे, जब ईरानी और ईरानी आए तो नदी उनको मिली, कौन सी नदी मिली? जो कि दोस्तों भारत पाकिस्तान में है। तो यहाँ से नदी मिली सिंधु नदी, जिसको संस्कृत भाषा में सिंधु बोलते हैं। और इसके पूर्वी, नदी के पूर्वी वाले भाग को दोस्तों क्या कहा गया? हिंदोस या इंडोस कहा गया। यहाँ से दोस्तों इंडिया शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है NCERT के अनुसार। दोस्तों आगे मैं दोस्तों बात करूँगा, अब भारत का नाम, भारत इंडिया तो हो गया दोस्तों, भारत कैसे पड़ा? तो भारत का नाम दोस्तों कैसे पड़ा, मैं इस पर बात करूँगा दोस्तों। उत्तर पूर्व, फिर मैं इस पर वही बनाऊँगा, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। अब फिर दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कि इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से आप समझ गए होंगे ये हम क्या बनाना चाहते हैं, बस बना नहीं पा रहे हैं क्योंकि ज्योग्राफी दोस्तों में और सब ठीक है, लेकिन नक्शा बनाना हमारे लिए बहुत कठिन है। आप हमसे अच्छा बना लेते होंगे, हम जानते हैं। चलिए दोस्तों, इस तरीके से जब ये नदी यहाँ से इस तरीके बह रही थी तो मैंने बताया यहाँ पर सिंधु, इंड से। फिर दोस्तों उत्तर और पूर्व अर्थात ये मैदानी क्षेत्र जहाँ पर 16 महाजनपद रहते थे, उसमें एक भरत नाम का समूह था दोस्तों। भरत नाम का समूह था जिसको अवध बोलते हैं, बिहार उत्तर प्रदेश का भाग जो कि मैदानी क्षेत्रों में आता है। ये अवध नाम का दोस्तों यहाँ पर एक समूह था जिसका उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद में भी मिलता है। जिसका उल्लेख दोस्तों कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इन्हीं नामों में जो भरत नाम था, इस नाम पर दोस्तों इस पूरे देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा दोस्तों। ये इसका नाम भारत पड़ा। वैसे मैं बात करूं तो बहुत सारे धर्म ग्रंथों में विश्वामित्र की कहानी आपने पढ़ी होगी, और बहुत सारे हिंदू धर्म ग्रंथों में भारत नाम का इतिहास अलग अलग है। लेकिन जो इतिहास कहता है, हम इतिहास के छात्र हैं, इतिहास पढ़ रहा है, NCERT जो बता रही है, जो इतिहास बता रहा है, उसकी चर्चा मैं दोस्तों यहाँ पर करूँगा। तो मैं बात सिर्फ यही करना चाहूँगा कि जो इतिहास बता रहा है उस पर हमें अमल करना है। तो भरत नाम पर दोस्तों, भरत समूह या कबीले के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब इसी के दोस्तों क्षेत्र में यहाँ पड़ता है पाकिस्तान, यहाँ पर पड़ता है अफ़गानिस्तान, इधर दोस्तों चीन है, यहाँ पर बांग्लादेश है, यहाँ म्यांमार है, यहाँ पर भूटान है, यहाँ पर दोस्तों श्रीलंका है। ये दोस्तों हमारे देश हैं। मैं धीरे धीरे सब पर चर्चा करूँगा। तो
जो मनुष्य था लगभग 8000 वर्ष पूर्व की मैं बात कर रहा हूँ, हमें 8000 पूर्व दोस्तों वर्ष पूर्व कुछ साक्ष्य मिले थे अफगानिस्तान में। कौन सा स्थान था? सुलेमान दोस्तों, पहले तो ये भारत का ही क्षेत्र माना जाता था क्योंकि अशोक वगैरह के यहाँ पर दोस्तों लेख पाए गए हैं, लेकिन समय बदला, राजनीति हुई और दोस्तों सीमाएं घर में खड़ी हो गईं और फिर ये देश बट गया, अफगानिस्तान के नाम से ये अलग हो गया। पाकिस्तान तो ये अलग हो गया, आप जानते ही हैं दोस्तों। तो यहाँ पर एक क्षेत्र था सुलेमान, तो वहाँ पर 8000 साल पहले के जो साक्ष्य मिले हैं तो वहाँ पर कृषि के साक्ष्य मिले हैं। तो इससे एक बात स्पष्ट हो रही होगी, कृषि मानव ने सबसे पहले कहाँ स्टार्ट की होगी? अफगानिस्तान में सुलेमान के क्षेत्र में दोस्तों मनुष्य ने कृषि करना आरंभ किया होगा। फिर विंध्य की पहाड़ियों की दोस्तों मैं बात करता हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट NCERT में दिखा है, विंध्य की पहाड़ियाँ। विंध्य की पहाड़ियों में सबसे पहले चावल उगाया गया होगा। क्या दोस्तों उगाया गया होगा? सबसे पहले चावल उगाया गया होगा विंध्य की पहाड़ियों में दोस्तों। चावल की खेती के यहाँ पर साक्ष्य मिले। साथ में यहाँ के साथ साथ में दोस्तों गारो नामक स्थान से भी साक्ष्य मिले हैं। अब आप सोच रहे होंगे यह स्थान कहाँ है, हम कैसे ढूंढेंगे? ये दोस्तों हमारा रहा नक्शा, ये दोस्तों हमारा नक्शा रहा। इस नक्शे में आप देख रहे होंगे ये विंध्य की पहाड़ियाँ हैं, मैं जानता हूँ वहाँ से नहीं दिख रहा होगा। तो ये विंध्य की पहाड़ियाँ हैं और विंध्य की दोस्तों पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये नर्मदा नदी पर हैं। साथ में सतपुड़ा यहाँ पर ये ताप्ती नदी है दोस्तों। फिर मैं यदि बात करूँ दोस्तों, साथ में इधर गंगा नदी है। तो आपको जो देखना इसमें सिर्फ है वो विंध्य की पहाड़ियाँ, जो कि मध्य प्रदेश में दोस्तों इधर दिखाई पड़ रही हैं। तो आप कैसे याद करेंगे? इतिहास जब भी आप पढ़ें तो आप दो नक्शा लेके बैठें, एक भारत का और एक विश्व का। जैसे ही किसी देश का नाम आए वैसे आप ढूंढें कि नक्शे में देश कहाँ पर है, एशिया में है या यूरोप में है या भारत के किस साइड में है, वहाँ पर दोस्तों कौन कौन से देश और हैं और भारत के किस दिशा में है, उसका जो सीमा है लैंडलॉक है या दोस्त तटीय है, मतलब वो समुद्र से लगी है कि नहीं लगी है। ये सारी चीज़ें आप देखें दोस्तों। मैं सिंधु की बात कर रहा हूँ तो दोस्तों सिंधु ये भारत आपका है। इस भारत में यहाँ ऊपर से सिंधु नदी ये बहती है जो कि पाकिस्तान में है। यहाँ पर दोस्तों पाकिस्तान में एक स्थान है किरथर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर एक स्थान है किरथर, एक है सुलेमान। ये दोस्तों काबुल, यहाँ पर नदी भी है, काबुल राजधानी भी है। तो सुलेमान और किरथर दो स्थान थे जहाँ पर दोस्तों कृषि के साक्ष्य सबसे पहले मिले कक्षा 6 NCERT के अनुसार। इसके बाद दोस्तों बात करें, इसमें सतपुड़ा है और बहुत सारे दोस्तों इसमें स्थान हैं उस समय के। लेकिन ये देखना क्या है कि यहाँ गंगा नदी के पास, यमुना नदी के पास दोस्तों चंबल और फिर ब्यास नदी, सारी नदियाँ दिखाई गई हैं। इसका मतलब सीधा ये है कि यहीं पर मनुष्य की बस्तियां क्यों रहीं। देखिए मनुष्य खानाबदोश रहा होगा, मनुष्य शिकार के बहाने भाग रहा होगा जानवरों के पीछे, जहाँ पर जानवर ज़्यादा पाए गए वहाँ जाके बस गया। मनुष्य खाद्यान्न के लिए भाग रहा होगा, जहाँ खाद्यान्न मिले वहाँ बस गया। इसके साथ साथ में एक आवश्यकता पानी की रही होगी, तो जहाँ पर स्वच्छ पानी, पीने योग्य पानी मिला होगा वहाँ जाके बस गए। तो मैं इस नक्शे में दिखा रहा था कि बहुत सारी नदियाँ हैं, सिंधु नदी, महानदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी, ये सारी जो नदियाँ हैं दोस्तों, इन नदियों के किनारे ही ये स्थल क्यों पाए गए? पानी के लिए दोस्तों पाए गए। वहाँ जहाँ पानी था वहाँ इन लोगों ने अपनी बस्तियाँ बना ली। आप देखे होंगे कुछ लोग आज भी अपने समाज के हैं जो कभी शहर गांव मोहल्ले में आके अपना डेरा डाल लेते हैं। तो वे लोग वहीं रुकते हैं जहाँ पर उनको पानी की सुविधा हो जाए या जहाँ पर खाने पीने की सुविधा हो जाए। ठीक उसी प्रकार से उस समय भी जीवन ऐसा ही रहा होगा। चलिए दोस्तों फिर बात करता हूँ। एक और इसमें दोस्तों हेडिंग है, NCERT की किताब में एक और हेडिंग है, यहाँ पर अतीत के बारे में जानें। ये भी दोस्तों पढ़ना है कि अतीत के बारे में हम कैसे जानेंगे।
कोई दोस्तों ये ना कहे कि यहाँ पर अभी कम बताया जा रहा है, ये नहीं है, यहाँ ये नहीं पाया गया। तो मैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में जो लिखा है मैटर वही दे रहा हूँ। एनसीईआरटी सिर्फ इतिहास का परिचय बताता है, और जब हम डिस्क्रिप्टिव बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तब दोस्तों कक्षा 12 की किताब तक हम पहुँचेंगे, तब पढ़ेंगे। 10 से 12 का जो मैटर रहेगा वो आपका बहुत यूनिक मैटर रहेगा। कक्षा 6, 7, 8 तक तो सिर्फ हम परिचय में ही चलते रहेंगे। लेकिन यदि आप हमारे साथ जुड़े रहे तो ये दावा है, किसी की औकात नहीं कि इतिहास में दोस्तों आपको हरा दे। तो मैं बात करता हूँ अतीत के बारे में। अतीत के बारे में स्रोत कहाँ से मिले दोस्तों? पांडुलिपियों से मिले। कहाँ से मिले? पांडुलिपियों से मिले। पांडुलिपियों से मिले। अब ये सोच रहे होंगे पांडुलिपि क्या है? पांडुलिपि माने लिखा हुआ, पांडु मतलब हाथ, तो हाथ से लिखी हुई पुस्तक, जो हाथ से लिखी हुई पुस्तक होती उसको पांडुलिपि बोलते हैं दोस्तों। ये पांडुलिपि किस पर लिखी गई? क्या उसमें कागज़ था? नहीं था। क्या उस समय कपड़ा था? नहीं था। तो दोस्तों एक पेड़ होता है जो ये अपने वहाँ बहुत कम पाया जाता है, लेकिन सौभाग्य से दोस्तों ये पेड़ हमारे वहाँ लगा हुआ है, हमारे घर के सामने। इसको बोलते हैं ताड़ का पेड़ बोलते हैं दोस्तों। तो इसके जो पत्ते होते हैं वो दोस्तों इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से बड़े बड़े इस तरीके से पत्ते होते हैं। तो इसको फाड़ने से क्या होता है? ये अंग पूरा निकल आता है, ये पूरा अंग निकल आता है, ये पूरा अंग आ जाता है। तो इन को जब फाड़ते थे तो दोस्तों ये पत्ते इस तरीके से बन जाते हैं। इस तरीके से सैकड़ों की संख्या में पत्ते फाड़ते होंगे और यहाँ पर इसमें एक एक छेद कर देते थे। ये छेद करने के बाद दोस्तों अब क्या होता था? इस तरीके से उस पर दोस्तों एक गड्ढर लगा देते होंगे और धागे से यहाँ पर बांध देते होंगे। जब बांधते होंगे तो इस पर दोस्तों वो लिपियाँ लिखी गई हैं जिनको पांडुलिपि कहा गया। साथ में सोच रहे होंगे क्या ताड़ के पेड़ हर जगह तो मिले नहीं होंगे, तो और कौन से पेड़ होंगे? बिल्कुल, हिमालय की तराई में एक भुर्ज नाम का दोस्तों पेड़ पाया जाता है। हिमालय की तराई में इस भुर्ज के नाम पर भी दोस्तों जो पेड़ मिलते हैं उनके पत्तों पर दोस्तों ये लेख लिखे गए हैं। फिर आप सोच रहे होंगे कि ताड़ और भुर्ज भी तो हर जगह नहीं मिला, फिर किस पे लिखे होंगे? तो दोस्तों बहुत सारे पेड़ ऐसे आते हैं जिनकी छाल यहाँ से मतलब ऊपर का जो कवर होता है उतार लेते हैं, उन पर दोस्तों इस तरीके से पट्टी बनाकर लिखे गए। तो इस तरीके जो पट्टी मिली उन पर दोस्तों लिखे गए। तो ये साक्ष्य बहुत सारे ऐसे रहे जो नष्ट कर दिए गए। देखिए दोस्तों, मुस्लिम आक्रमणकारी आए, अंग्रेज आए, इन लोगों ने क्या किया? इन साक्ष्यों को नष्ट कर दिया। या ह्वेनसांग, इत्सांग, ये ऐसे राइटर चीन से आए दोस्तों, यहाँ पर जो आए अपने साथ साहित्य ले जाना चाह रहे थे, तो सब समुद्री मार्ग से जा रहे थे, तो या स्थल मार्ग से जा रहे थे। स्थल मार्ग से गए तो लुटेरों ने इनको लूट लिया। समुद्री मार्ग से गए तो समुद्र में या नदी में किसी कारणवश गिर गए, तो हमारे भारत का साहित्य पूरा दोस्तों नष्ट हो गया। कुछ जो साहित्य मिले वो कहाँ से मिले? मंदिरों से मिले दोस्तों। वो मंदिरों से मिले और कहाँ से मिले? बिहारों से मिले दोस्तों। मंदिरों से मिले और विहारों से मिले। सोच रहे होंगे मंदिर तो सब हर आदमी जानता है, क्या है? विहार क्या है दोस्तों? जहाँ पर बौद्ध धर्म या जैन धर्म के लोग, जो उनके गुरु, धर्मगुरु, संत ये रहते थे, उस स्थान को बिहार के नाम से जाना गया। तो जो संत थे बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के रहने वाले लोग, उनके स्थान को, जहाँ पर रहते थे उनके स्थान को बिहार कहा गया दोस्तों। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप समझ गए होंगे। फिर क्या पांडुलिपि हर जगह कही गई? दोस्तों नहीं। पांडुलिपि जो हमारी थी, पांडुलिपि जो दोस्तों पांडुलिपि थी, इसका अंग्रेजी में जो शब्द था तो मैन्यूस्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। तो पांडुलिपि को अंग्रेजी में मैन्यूस्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। लैटिन भाषा में इसको मेनू के नाम से जाना जाता है। तो लैटिन भाषा में इसको मेनू के नाम से जाना जाता है, और अंग्रेजी में दोस्तों, तो ये लैटिन भाषा हो गया, और इंग्लिश में दोस्तों इसको मैन्यूस्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। पांडुलिपि ये हमारी आपकी भाषा है। तो दोस्तों ये आपको स्पष्ट हो रहा होगा। चलिए आगे मैं बात करता हूँ। प्राय इन पांडुलिपियों में या मैन्यूस्क्रिप्ट में या मेनू में क्या क्या लिखित है? तो दोस्तों इसमें औषधि,
औषधि का वर्णन है। जो राजा थे उनके जीवन का वर्णन है। त्योहारों का वर्णन है, त्योहारों का वर्णन है। और दोस्तों मान्यताओं का वर्णन है, मान्यताओं का वर्णन है। इससे पता चलता है दोस्तों, मान्यताओं का वर्णन है। और दोस्तों साथ में बात करूं तो इन पर और चर्चा बहुत सारी की गई है, लेकिन इन पर पांडुलिपियों, शुरुआती पांडुलिपियों पर जो चर्चा दोस्तों किसी धर्म की नहीं की गई है। याद रखना दोस्तों, किसी धर्म स्थल की चर्चा नहीं की गई है। ये उस समय कोई भी धर्म या धर्म स्थल नहीं थे। तो दोस्तों मैं आगे और बात करूं, इसमें दोस्तों अभिलेख भी दोस्तों मिले, जहाँ पर हमें स्रोत मालूम होता है इतिहास का अभिलेखों से दोस्तों। बहुत सारे अभिलेख, जैसे कि बात करें तो अशोक, सम्राट अशोक की बात करें दोस्तों, तो अभिलेख किसके होते थे? अभिलेख ये दोस्तों पत्थर के होते थे या किसी कठोर धातु के दोस्तों होते थे, और या फिर कठोर सतहों पर दोस्तों इनका उल्लेख किया गया है। तो पत्थर, धात या कठोर सतहों पर दोस्तों ये मिले हैं। इसके बाद करूं दोस्तों, लगभग 2250 वर्ष पूर्व की बात है। 2250 वर्ष पूर्व की बात है, जो पुराना एक अभिलेख मिला। कहाँ से दोस्तों पुराना अभिलेख मिला? अफ़गानिस्तान से मिला। कहाँ? अफ़गानिस्तान। ये अफ़गानिस्तान तब देश नहीं था, तब वहाँ पर भारत ही था। अब दोस्तों भारत का कुछ भाग था, एशिया के भाग से हम कह सकते हैं, लेकिन अब वर्तमान में अफ़गानिस्तान है। तो वहाँ पर दोस्तों अभिलेख मिला, तो वहाँ पर यूनानी या अरामेइक, यूनानी या अरामेइक भाषा में अभिलेख मिला। शायद दोस्तों वहाँ पर विदेशी आए होंगे और वो बस गए होंगे, या विदेशी उस समय होंगे, तो वहाँ पर यूनानी या अरामेइक भाषा में अशोक ने लगाना उचित समझा। मैं बात करूँ, जैसे मैं हिंदी बोलता हूँ और मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ, तो हमारी वहाँ की भाषा कुछ और है, मेरठ की भाषा कुछ और है। हर दोस्तों जगह पर भाषा बदली हुई है। तो जिस भाषा में मैं अपने विचार रख सकता हूँ या मैं अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता हूँ, यदि हमारे लिए कोई नियम लागू होगा, हमारा राजा हमारे लिए कोई नियम लागू करेगा तो हमारी भाषा में करेगा, ताकि हम समझ सकें। तो दोस्तों मैं बात करूँ, यदि एनसीईआरटी किताबों की बात करूं, तो ये अभिलेख है दोस्तों। ये अभिलेख है जो किसी दोस्तों कठोर धातु पर बना हुआ है, लगभग 2250 ईसा पूर्व वर्ष पुराना ये है। ये दोस्तों पांडुलिपि है, ये पांडुलिपि है, लेकिन इसको अभी आप पढ़ नहीं पाए हैं। इसको दोस्तों पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। तो आप इस अभिलेख को जान सकते हैं और इस दोस्तों पांडुलिपि को जान सकते हैं। ये पांडुलिपि किसी पत्ते पर लिखी हुई है। तो मैं बात करूं कि पांडुलिपि की जो भाषा है, इसको पढ़ने का कुछ पढ़ लिया गया है संकेतों के माध्यम से, लेकिन सही तरीके से अभी हम सक्षम नहीं हैं। इसलिए हम अपने आप को मानते हैं कि पांडुलिपि पढ़ने में अभी हम पीछे रहे हैं। फिर दोस्तों एनसीईआरटी में बात करूं तो पुरातत्व की बात करी गई है। बस 2 मिनट में पुरातत्व देख लीजिए दोस्तों। पुरातत्व दोस्तों बात की गई है, पुरातत्व की बात की गई है। पुरातत्व का मतलब है पुराना तत्व। पुरातत्व का मतलब क्या है? पुराना तत्व दोस्तों है। इससे मैं बात करूं तो अतीत, मतलब पीछे जो समय रहा, अतीत में बने औजार, बने खिलौने या उनकी धातुओं से बने बर्तन दोस्तों जो पाए गए, हथियार, औजार, आभूषण आदि जो खुदाई में पाए गए दोस्तों, वो सब पुरातत्व या पुराने तत्व थे। यहाँ की दोस्तों बात करूँ तो खिलौने बहुत सारे पाए गए, औजार पाए गए, बर्तन पाए गए, और वो इतनी अच्छी तकनीक में थे कि सौंदर्य प्रसाधन भी पाए गए, जैसे काजल हो गया, लिपस्टिक हो गया, और दोस्तों चूड़ी हो गई। ये सारी चीज़ें उस समय भी चलती थीं। और दोस्तों जो पुरातत्व विभाग है, उसमें कुछ ऐसे आभूषण हैं जो महिलाएं यदि आज पहन लें तब भी उनको लगेगा कि आधुनिक आभूषण है, तब उनकी ये सोच थी। साथ में दोस्तों दाढ़ी बनाने की मशीन भी पाई गई। और मैं दोस्तों बात करूं उस समय के औजार, जैसे खरोचनी, बेधनी, और ये सारे दोस्तों औजार वहाँ पर पाए गए।
फिर मैं पुरातत्वविद की बात करता हूँ। किसको? पुरातत्वविद की बात करता हूँ। पुरातत्वविद की दोस्तों यदि हम बात करें तो जो अध्ययन करे पुरानी वस्तुओं का, उसको पुरातत्वविद के नाम से जाना जाता है। पुरा स्थल, वह स्थान जहाँ से पुराने समय के औजार या तत्व मिले, उसे दोस्तों क्या कहते हैं? पुरा स्थल बोलते हैं। एनसीईआरटी में एक और टॉपिक दिया है, तिथियाँ दोस्तों दी हैं। बात करूं तिथियों की, यदि हम दोस्तों बात करें तो आप एनसीईआरटी में देखेंगे बहुत कायदे से दोस्तों। तो अंग्रेजी में बीसी, देखिए 2 तिथियां हैं दोस्तों। यदि हम ये वाला हिस्सा ले लें, यहाँ पर 1 ईस्वी दोस्तों हम हिस्सा ले लें, 1 ईस्वी, तो ये इस, और यहाँ पर ले लें ईसा पूर्व। तो दोस्तों ईसा पूर्व की बात करें और ईस्वी की बात करें, यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म होता है, वो 1 तारीख को अर्थात 1 जनवरी सन 1000 को होता है, ये माना गया है दोस्तों। इधर ईसा पूर्व की बात है। यदि हम दोस्तों मान लीजिए ईस्वी का टाइम निकालें तो उसमें से वर्तमान से घटाते हैं, और यदि ईसा पूर्व में टाइम निकालें तो वर्तमान से हम दोस्तों जोड़ते हैं। ये जैसे कि मान लीजिए कि 2014 में सुनामी आई थी, 2014 में सुनामी आई थी, तो कितने दिन हो गए हैं? तो मैं बात करूंगा दोस्तों 2020 से घटा दो भाई, 2020 से जब घटा दो तो कितना आया? 6 बचा, 6 साल हो गए हैं। यदि ईसा पूर्व की मैं बात करूं, कोई घटना ले लूं दोस्तों, मान लीजिए 576 की घटना है, तो इसको यदि हम आज कितने साल हो गए हैं तो इसमें हम जोड़ देंगे 2020 में। इस तरीके से टाइम निकालते हैं। तो ईसा मसीह के जन्मदिन से दोस्तों 1 जनवरी मानी जाती है, बाकी टाइम ईसा पूर्व माना जाता है। तो इसमें कुछ फुल फॉर्म है जो महत्वपूर्ण है, कभी ना कभी पूछे जा सकते हैं। तो मैं दोस्तों बात करूं अंग्रेजी में बीसी, दोस्तों इंग्लिश में क्या होता है? बीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, जिसका अंग्रेजी में फुल फॉर्म होता है बीसी का बिफोर क्राइस्ट। फिर दोस्तों कहीं कहीं पर बीसी जगह पर एडी लिखा होता है। जब एडी लिखा होता है इसका एनो डोमिनी, क्या होता है? एनो डोमिनी इसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है। कहीं इसको एनो डोमिनी दोस्तों एडी मतलब ईस्वी, ये 78 ईस्वी से मानी जाती है। उस समय भारत में कुषाण वंश का शासक कनिष्क था, वहाँ से दोस्तों मानी जाती है। चलिए फिर मैं बात करूं दोस्तों एडी की जगह पर, कहीं कहीं एडी की जगह पर लिखा होता है सीई, कहीं कहीं एडी की जगह पर सी लिखा होता है। इसको बोलते हैं कॉमन एरा, इसको दोस्तों बोलते हैं कॉमन एरा। तो सीई का फुल फॉर्म है कॉमन एरा। कहीं कहीं बीसी की जगह पर, कहीं कहीं पर बीसी की जगह पर दोस्तों बीसी लिखा होता है। तो बीसी का मतलब दोस्तों क्या है? बिफोर कॉमन एरा। तो ये बी से बिफोर, सी से बसई, कॉमन एरा। कहीं कहीं भी दोस्तों कॉमन एरा लिखा होता है, कहीं कहीं बीपी भी लिखा होता है, कहीं कहीं दोस्तों बीपी लिखा होता है बिफोर प्रोजेक्ट। क्या लिखा होता है? बिफोर प्रोजेक्ट। कहीं कहीं दोस्तों बिफोर, बीपी का मतलब बिफोर प्रोजेक्ट लिखा होता है। अब दोस्तों यदि हम बात करें तो इसमें जनरली दोस्तों कुछ दिए हैं शब्द। देखिए मैं पिछली वीडियो में ज्योग्राफी में बात कर चुका हूँ। मैं एक बार पीजीटी का एग्ज़ाम देने गया तो उसमें दोस्तों पूछा गया था कि मध्यकाल में घड़े को किस नाम से जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए हैं, जैसे यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि, ये सब दोस्तों दिए हैं, अर्थ शब्द दिए हैं। तो मैं जब शब्द महत्वपूर्ण आएंगे तो मैं उनका अर्थ बताता रहूँगा। कुछ दोस्तों इसमें प्रश्नोत्तर दिए हैं, ये प्रश्नोत्तर आपके काम के नहीं हैं, और जो कक्षा 6 एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या कुछ क्लास संबंधित हैं वो सब कर ले जाएंगे दोस्तों, वो सब कर ले जाएंगे। तो मैं उम्मीद करूं कि ये सब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मैं आशा करता हूं दोस्तों कि अगले वीडियो में दोस्तों फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।